हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पूजा और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का 5th नंबर चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेल को एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उससे रिलेटेड क्या फिनोमिनास या प्रोसेसेस जो है होते हैं। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं और फिर बाद में उसको जो है मेमोराइज करना है। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन है आउटरमोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके एक एक वर्ड को हम समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर। तो जो सेल होता है वो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बना होता है। जैसे जो हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स है और जो लिक्विड ये पार्ट है उसके अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही है, मतलब जो इसके जो सेल का जो कंटेंट है, जो इसका मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर शेप दे रही है, उसको एक जगह पे जो है कंटेन करके ये रखती है। इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को, आउटर मोस्ट कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, यानी कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। दूसरा ये डेलिकेट है। डेलिकेट का क्या मीनिंग है कि ये बहुत नाजुक है, बहुत ज्यादा प्रेशर विदहोल्ड नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक होने का मतलब है कि ये जो है ना, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये अपनी थोड़ी बहुत शेप को जो है चेंज कर लेती है। मतलब कैसे, जैसे कि ये सेल है। ओके, अगर यहाँ पे इसको कोई फूड लेना है तो ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसे अंदर कर लेगा और फूड यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ही फूड अंदर आ जाएगा वापस से ये अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। ओके, इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है और वापस अपनी शेप के अंदर आ जाता है। मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मतलब वो पोरस है, उसके अंदर जो है यहाँ पे पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जहां से जो कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, सेल के अंदर जाता है और बाहर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, या तो कोई दूसरा सेल इसके प्रेजेंट साथ में प्रेजेंट होता है। लेट्स से कि ये एक सेल है, इसके साथ में दूसरा सेल प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, या फिर वहां पे जो है सराउंडिंग में लिक्विड प्रेजेंट है, यानी कि सेल की सराउंडिंग के अंदर जो प्रेजेंट है, जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये उससे उसको सेपरेट कर देता है। देखिए, अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो सारा मटेरियल, इस सेल का मटेरियल और इसका मटेरियल जो है आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी कि इस कवरिंग की वजह से ही तो ये इस सेल का मटेरियल इसके अंदर रहता है और इस सेल का मटेरियल जो है इसके अंदर रहता है, और वो जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, उससे उसको सेपरेट करके रखता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर भी सेल्स को देखते हैं तो वो हमें अलग अलग जो है दिखाई देंगे, हम उनको अच्छे से पहचान सकते हैं कि यस ये एक सेल है, ये दूसरा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 to 8 नैनोमीटर होती है, मतलब ये जो इसकी यहाँ से जो थिकनेस है वो 6 से 8 नैनोमीटर होती है, और नैनोमीटर जो है 10⁻⁻⁹ के इक्वल होता है। ओके, पोरस का क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं जहां से मटेरियल इन एंड आउट जो है सेल के अंदर जा सकता है। किस मटेरियल से मिलकर ये बनी होती है, ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसी के थ्रू ही हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। नॉर्मल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें सिर्फ हमें आउटर मोस्ट जो कवरिंग है सेल की वो दिखाई तो देती है, लेकिन एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टिव परमिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या मीनिंग होता है ये हम समझते हैं। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि परमिएबिलिटी क्या होती है, इम्परमिएबिलिटी क्या होती है, सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होने का क्या मीनिंग होता है। लेट्स से कि ये एक मेम्ब्रेन है, मतलब उसके अंदर पोर्स हैं। यहाँ पे इधर आप देखिए कि ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स का जो साइज दिख रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल है, जो बड़े साइज के हैं वो शुगर मॉलिक्यूल है। ओके, सो अगर कोई मेम्ब्रेन परमिएबल है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर से सोलवेंट यानी कि लिक्विड और सोल्यूट यानी कि सॉलिड
ठीक है। सोलवेंट एंड सोल्यूट दोनों जो है जा भी सकते हैं अंदर और वापस जो है आ भी सकते हैं, यानी कि उसका उतना पोर साइज रहता है कि उसके अंदर से सोलवेंट भी क्रॉस कर सकते हैं और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी क्रॉस कर सकते हैं। इसको हम परमिएबल बोलते हैं। और इम्परमिएबल का मतलब होता है कि उसके अंदर से ना तो सोलवेंट पास हो सकता है ना ही सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, यानी कि उसका जो पोर साइज है बहुत छोटा है, वो अलाउ नहीं करता है ना तो सोलवेंट को जाने के लिए और वापिस आने के लिए, ना ही सॉलिड यानी कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर मूवमेंट करने के लिए वो अलाउड नहीं करता है, उस पर क्रॉस नहीं कर सकते वो मॉलिक्यूल, तो उसको इम्परमिएबिलिटी बोलते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि सोलवेंट तो क्रॉस कर सकता है उसके थ्रू, ठीक है, लेकिन सोल्यूट नहीं कर सकता उसके थ्रू जो है पास। कैसा एग्जाम्पल है, देखिए इसके थ्रू हम देख लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन का साइज ऐसा है कि इसके थ्रू जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा है, वो यहाँ से पास होके यहाँ आ सकते हैं। लेकिन इन सोल्यूट का मॉलिक्यूल जो कि शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने लिया है, वो इतना बड़ा साइज है कि यहाँ से वो क्रॉस जो है नहीं कर सकते, उनका साइज बड़ा है, तो वो उनकी मूवमेंट जो है अलाउड नहीं करती ये मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की। जो सिलेक्टिव परमिएबल होने का क्या मीनिंग होता है, परमिएबल का मीनिंग तो हमने देख लिया कि सोलवेंट भी क्रॉस कर सकता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल भी क्रॉस कर सकते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सिलेक्टिव होने का क्या मीनिंग है, सिलेक्टिव होने का सिंपल सा मीनिंग है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपना डिसीजन लेती है, उसके पोर साइज ऐसा रहता है कि कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल को तो ये अपने अंदर अलाउड करती है एंट्री, ठीक है, मतलब कुछ का साइज जो है अगर इतना है तो वो इसको अलाउड कर देती है अंदर आने के लिए, लेकिन अगर किसी का साइज ज्यादा बड़ा है सोल्यूट का तो ये उसको जो है अलाउड नहीं करेगी आने के लिए, यानी कि सोलवेंट यानी कि लिक्विड तो आसानी से उसके अंदर जा सकता है, आ सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सोल्यूट सिर्फ कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसी को हम सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो है थ्रू द मेम्ब्रेन, इसका क्या मीनिंग है कि हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू मैंने बताया है कि मॉलिक्यूल जो है अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं थ्रू द स्पोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसी मूवमेंट को जो है हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये दो तरह का होता है, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव होने का मतलब है कि सेल के अंदर जब कोई मटेरियल जा रहा है या आ रहा है उसको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती। ओके, सो वो पैसिव है, उसको कोई एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर करने की जो है जरूरत नहीं है सेल को। लेकिन एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है जो सेल है यूज एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पे सेल को अपनी एनर्जी जो है यूटिलाइज करनी पड़ती है। जैसे कि इसके अंदर मैं एग्जांपल देती हूँ, एक्टिव के अंदर वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है और वापस आता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं या फिर जो है शुगर मॉलिक्यूल हैं, वो जो है सेल के अंदर जाते हैं जब तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी को हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और तो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हम इसके बारे में जो है अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन एक सिंपल सा मूवमेंट है एक सब्सटेंस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, और इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। और ये जो मूवमेंट होती है ये किस क्राइटेरिया के थ्रू होती है, वो क्राइटेरिया है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज, मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकती है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। लेट्स से कि हम गैस के बारे में बात करते हैं। गैसेस हमारी कौन कौन सी एक्सचेंज होती है बॉडी के अंदर, CO2 एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ते हैं। तो वो कैसे वो प्रोसेस होता है कि जैसे कि लेट्स से कि जो हमारा सेल है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अगर, तो कैसे होगा, अंदर ऑक्सीजन जो है नहीं बन रही है, अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी सेल के अंदर,
और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है ज्यादा है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की कम है। तो मूवमेंट कैसे होगी, बाहर से एनवायरनमेंट से अंदर की तरफ ऑक्सीजन जो है जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है, जो रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है और बाहर जो है कम होती है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड की और यहाँ पे सेल के अंदर ज्यादा है। तो मूवमेंट कैसे होगी, बाहर की तरफ। तो यही जो है रेस्पिरेशन होता है कि ऑक्सीजन जो है अंदर जा रही है और सेल से, और जो O2 है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल के अंदर जाती है। तो यानी कि गैस का जो है एक्सचेंज हो रहा है, इन एंड आउट जा रही है सेल के अंदर। इसी को हम जो है डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसके अंदर सेल को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये जो है सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिफ्यूजन का जो एग्जाम्पल है उस मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर सॉलिड सेल के अंदर जा रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे उसने एंट्री कर लिया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बाकी एरिया के अंदर सेल के अंदर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेल के अंदर। यानी कि डिफ्यूजन जो है सेल के अंदर जो मटेरियल जा रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर है आपका, जैसे कि जो अरोमा है इस फ्लावर से जो बाहर निकलता है, जो हम बहुत अच्छी सी स्मेल जो है ले पाते हैं फ्लावर से, वो इसी की वजह से होती है कि उसके अंदर जो फ्रेगनेंस होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उस मटेरियल की फ्लावर्स के अंदर, और बाहर जो है कम होती है, तो वो बाहर की तरफ जो है फैलता है, बाहर की तरफ उसका जो है डिफ्यूजन हो जाता है। वो भी इसका डिफ्यूजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर केस है। किस केस में, अगर हम पर्टिकुलरली लिक्विड और उसमें भी वाटर के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो जो है हम उसको, उस फेनोमिना को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम अलग से सेपरेटली स्टडी करते हैं और उसका थोड़ा बहुत जो डिफ्यूजन के साथ डिफरेंस रहता है वो भी जो है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ओनली सोलवेंट ही इज अलाउड टू डिफ्यूज, यानी कि उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स जो है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देखिए इसके अंदर जो वाटर होता है, अगर वो क्लीन वाटर है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर। लेकिन अगर वाटर के अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा ये भी याद रखना होता है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी तो उसके अंदर सोल्यूट जो है कम होगा, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूट की। लेकिन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है सोल्यूट है तो उसके अंदर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी। तो ये पूरा आपको ऐसे जो है याद करना है, मेनली इसके ऊपर फोकस करना है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है मूवमेंट होती है, और ये अपने आप ही यहाँ से आ जाएगा। तो जो ऑस्मोसिस होती है उसके अंदर तीन जो है हम प्रोसेसेस स्टडी करते हैं, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि लेट्स से कि हमारा सेल है, ये एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर है जिसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की वो हाई है, यानी सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे किसके कंपैरेटिवली, जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसके कंपैरेटिवली, यानी कि सेल के अंदर जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन अगर कहां से कैसे मूवमेंट होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो है क्लीन वाटर लेट से इसके अंदर था, अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, यानी कि जो वाटर है वो अंदर सेल के चला जाएगा और सेल जो है स्वेल कर जाएगा, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल्स कर जाता है। और इसी को हम एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं कि सेल जो है स्वेल कर गया, उसके अंदर वाटर जो है एंटर कर गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है लो होती है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, या फिर जो कह सकते हैं कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के कंपैरेटिवली जो है लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, सेल की
अंदर से बाहर की तरफ होगी, क्योंकि सेल के अंदर हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है एज कंपेयर टू आउटसाइड। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सेल जो है श्रिंक करेगा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल है वो श्रिंक करता है, उसका साइज जो है छोटा हो जाता है, और इसी को हम जो है एक्सो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। एक्सो का मीनिंग होता है बाहर की तरफ। ओके, तो इससे रिलेटेड एक और फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है। लेट्स से कि किसी प्लांट सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर रख देते हैं ज्यादा टाइम के लिए, वैसे तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, लेकिन फिर भी जो है ओस्मोसिस की वजह से उसका जो कंटेंट है अगर ज़्यादा बाहर आ जाता है, मतलब ज़्यादा वो श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है सेल, जिसको हम जो है प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये जो फिनोमिना है रिलेटेड टू द प्लांट सेल होता है। ओके, तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, वर्ड से ही पता चला है, आइसो मीन सेम, तो मतलब क्या है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सेल को रखा गया है या सेल जिसके अंदर प्रेजेंट है, वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है जितना सेल के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जाएगा, तो जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहती है। तो इसी को हम जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ जो है लिविंग सेल्स के अंदर ही होता है, डेड सेल्स के अंदर जो है ऑस्मोसिस नहीं होता है। और ऑस्मोसिस की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे प्लांट के केस में रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन, जिसके थ्रू जो वाटर है वो स्टोमेटा लीव्स के, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं वहां से वाटर बाहर आ जाता है, वो भी जो है मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन जो क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन क्यों होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। कुछ प्लांट की मूवमेंट, जैसे आपने सुना होगा कि टच मी नोट प्लांट होते हैं, उनको टच कर देते हैं तो वो थोड़ा उनके अंदर मूवमेंट होती है, वो भी जो है ऑस्मोसिस की वजह से होते हैं। इसके रिजिडिटी होती है सेल के अंदर, जो बाउंस होता है सेल का जो शेप होता है पर्टिकुलर, वो जो है मेंटेन रहता है ऑस्मोसिस की वजह से। ओके, सो ये सब जो है एप्लीकेशन पार्ट है ऑस्मोसिस प्रोसेस का। इसके अलावा हम देखते हैं सो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल को एक मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाने के लिए या फिर जो है बाहर जाने के लिए। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अंगेंस्ट चलता है, मतलब उसमें जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट नहीं होती है, बल्कि इसका उल्टा भी हो जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होती है, और उसके लिए सेल को जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है, एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। और सेल इसके लिए जो है कैरियर जो प्रोटीन्स होती है उनकी हेल्प भी लेता है, मतलब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होती है जिससे बाइंड करके जो है मॉलिक्यूल सेल के अंदर और बाहर जो है आ जा सकते हैं। एग्जांपल्स इसके अंदर है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम आयंस जो है जब ट्रांसपोर्ट होना होता है सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जाना होता है तो उसके लिए उसको एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है कि बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, जब लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या कुछ भी जो मटेरियल है वो सेल के अंदर अगर जाना होता है तो उसको जो है बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सेल के अंदर जा रहा है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, इसके अंदर भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है सेल करता है। ओके, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप प्रोवाइड करती है सेल को, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है, मतलब वो सेल के कंटेंट को विद इन जो है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर रखती है। एंडोसिस जो प्रोसेस होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के वजह से होता है। और एंडोसिस प्रोसेस क्या होता है कि जब सेल जो होता है वो बाहर से फूड को एनगल्फ करने के लिए अपनी शेप को चेंज कर लेता है और यहाँ पे जो है फूड को एनगल्फ कर लेता है, तो इसी प्रोसेस को जो है एंडोसिस बोलते हैं। जनरली ये हम देखते हैं अमीबा के अंदर, अमीबा जो है अपना फूड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो है अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से जो है एनगल्फ करता है, लेता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सोलवेंट के लिए तो पूरी परमिएबल होती है, लेकिन जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके लिए वो सिलेक्टिव होती है, कुछ सोल्यूट को वो अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिलेटेड हैं सेल मेम्ब्रेन से, आपको अच्छे से उनको याद करना है और रिवीजन अच्छे से करनी है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, सी यू लेटर।